وہ आंधी तूफान की तरह सीढ़ियाँ फैलाता हुआ मीर सब्ज़ीन के कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ बजा रहा था। मीर सब्ज़ीन पूरी तरह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। पलकें झपक कर उसने सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश की, फिर तेज़ी से बेड से उतरकर दरवाज़े की तरफ बढ़ा और लॉक घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मीर सजावल जराना तेवर लिए खून आशिम नज़रों से मीर सब्ज़ीन को घूर रहा था। मीर, तुम इस वक़्त सब खैरियत तो है? मीर सब्ज़ीन ने हैरत से इस्तफ़ार्ज़ किया। वो सिर्फ़ मेरी ऐसी मोहब्बत है मेरी, मैं इससे शादी करूँ या ना करूँ, मगर इसे किसी और का नहीं होने दूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम सरताज से शादी करोगे, मैं इसको शूट कर दूँगा, मगर किसी और को नहीं होने दूँगा। मीर सजावल चबा-चबा कर बोला, इसकी आँखों से शरारे निकल रहे थे। तुम कैसे कपटी इंसान हो जिससे मोहब्बत के दावेदार हो? इसी को दाग़ कर दिया तोहफ़ा तुम पर। मीर सब्ज़ीन को ज़बरदस्त झटका लगा था। वो तंग कर बोला, मैंने जो कुछ भी किया इसके लिए मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। मेरे ख़ानदान की तरफ जो भी आँख उठाकर देखे मैं इसका यही हशर करूँगा। मौज़म शाह ने जो किया मैंने इसी के अंदाज़ में से जवाब दिया। वो बेखौफ़ी से बोला, रानी मेरी सगी बहन है, उसूलन तो इसके साथ हुए ज़ुल्म का बदला मुझे लेना चाहिए था, मगर मैं तुम्हारी तरह जज़्बाती नहीं हूँ जो किसी और की ज़्यादती का बदला किसी बेगुनाह मासूम लड़की से लूँ। मुझे अफ़सोस हो रहा है इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी तबाह करते हुए। तुम्हारा दिल क्यों नहीं काँपा? मीर सब्ज़ी ने तासुफ़ से गोया हुआ। मीर सब्ज़ी, मुझे धार रखने की आदत नहीं है। मैंने जो किया इस पर मुझे कोई अफ़सोस या पछतावा नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ़ ये बताने आया हूँ तुम ज़रदाद से शादी नहीं करोगे। अगर तुमने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कोई कदम उठाया तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मीर सजावल ने सर्द लहजे में से तंबिया किया। ओके, मैं नहीं करूँगा, तो क्या तुम इससे शादी के लिए तैयार हो? मीर सब्ज़ी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर मीर ने पसमदा लहजे में मुख्तसर जवाब दिया, क्यों? मीर सब्ज़ी ने बरजस्ता बोला, मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अब वो मेरे काबिल नहीं रही। मीर सजावल ने खला में घूरते हुए आहिस्तगी से कहा, मगर इसे किसी और का भी नहीं होने दूँगा। अगर किसी ने इसकी तरफ आँख उठाकर भी देखा तो उसकी आँखें फोड़ दूँगा। शादी तो बहुत दूर की बात है। वो यकदम फिरते हुए बोला, वाह मेरे मीर सजावल अली साहब, वाह आपके हौसले की दाद देता हूँ। मीर सब्ज़ी ने तंज़िया कहा, वो आपके काबिल नहीं रही, या यूँ कहें कि आपने इसे काबिल ही नहीं छोड़ा। मीर सब्ज़ी का लहजा हद दर्जा काटदार था। मीर सब्ज़ी, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, सिर्फ़ ये समझाने आया हूँ कि ज़रदाद से शादी का ख़्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मेरे दुश्मनों की लिस्ट में तुम्हारे नाम का मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाएगा। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूँगा। मीर सजावल की आँखें ज़ब्त से सुर्ख़ हो रही थीं। मैं नहीं जानता तुम्हारी इस लड़की से क्या ताल्लुक़ है, मैं ये जानना भी नहीं चाहता। तुमने इस लड़की की इज़्ज़त बर्बाद की है। मैं बस ज़रदाश को पनाह देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हमें इस मासूम की आह लगे जो हमारे ख़ानदान की इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गई है। मीर सब्ज़ी का लहजा पुरतसफ़ था। मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम ज़रदाश का नाम भी अपनी ज़बान से नहीं लोगे, वरना मैं भूल जाऊँगा कि हमारे दरमियान खून का रिश्ता है। इस खून से ज़रदाश का नाम सुनकर इसकी ज़बान से ज़रदाश का नाम सुनकर मीर सजावल ने बढ़कर इसकी गिरबान दबोचकर ज़ोरदार झटका दिया। मेरी मोहब्बत को इस अंजाम तक पहुँचाने वाले को तो मैं आज ही जहन्नुम वासिल कर दूँगा, मगर तुम ज़रदाश से हमदर्दी करने का सोचना भी मत। मुअज़्ज़म शाह के बाद अगर मेरा कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो सिर्फ़ तुम होगे। मीर ने ख़तरनाक लहजे में से वार्निंग दी और फिर इसका गिरेबान छोड़कर तपतपाता हुआ वापस पलट गया। मीर सब्ज़ी चंद लम्हे से जाता हुआ देखता रहा, फिर दरवाज़ा बंद करके बेड पर आ गया। वो गहरी सोच में डूबा था। सजावल का रवैया इसकी समझ से बालातर था। ज़रदाश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दिया गया था। डॉक्टर ने इसके साथ होने वाली ज़्यादती की तस्दीक भी कर दी थी, मगर इसके माँ-बाप ने तमाम तर बेइज़्ज़ती और बदनामी के बावजूद भी इससे नफ़रत का इज़हार नहीं किया था। इसके बाप ने माशरे और उसकी रसूमात को पसे पुश डालकर ज़रदाश को अपनी नरम आगोश में भर लिया था। इसके सर पर हाथ रखकर इसे अपनी मौजूदगी का और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था। घर पहुँचकर वो कमरे में बंद हो गई थी। इसके माँ-बाप ने इसकी बहुत दिलजोई करने की कोशिश की, इसे बहलाना चाहा, मगर वो बदतर का बुत बनी सब कुछ सुनती रहती, लेकिन इसकी चुप टूटने का नाम नहीं ले रही थी। ये सदमा इसे खाया जा रहा था कि इसके मीर साईं ने इसे अपने हाथों से बेआबरू कर दिया। इसके माँ-बाप की ज़िल्लत का बोझ तो फिर भी मीर सब्ज़ी की इनायत पर कुछ कम हो गया था, मगर ज़रदाश की दुनिया लुट गई थी। माँ-बाप के माबीन होने वाली गुफ्तगू से मीर सब्ज़ी की इससे शादी के फैसले की खबर इसके कान में पड़ गई थी, लेकिन इस खबर ने इसे तोड़ कर रख दिया था। वो भला कैसे बड़ी हवेली में इस सितमगर का सामना कर पाएगी जिसने इसकी मोहब्बत का भरम इससे बुरी तरह तोड़ा था कि इसे अपने आप से भी नफ़रत हो गई थी। इसे दुनिया वालों के साथ-साथ अपनी नज़रों में गिरा दिया था। मीर साईं, आपने मेरे साथ मोहब्बत के दावे इसलिए किए थे कि वक़्त पड़ने पर इन्हें अपनी ज़ाती दुश्मनी पे वार दें। आप मुझे अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते थे। आप मुझे ये इज़्ज़त ना देते, अपने हर वादे और दावे से मुकर जाते, मगर मुझे यूँ पूरी दुनिया के सामने रुसवा नहीं करते। आपने एक बार भी मेरी इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा। क्यों आपने मुझे
मुझे दुनिया भर के सामने तमाशा बना दिया। वो दिल ही दिल में से शिकवा गुना दिया, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मरते दम तक आपकी सूरत नहीं देखूंगी। आपने मेरे सर से चादर छीन कर साबित कर दिया कि आपको मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो बिलख रही थी। ठीक है, मैं थी इस काबिल के रोंदी दी जाती। मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह न करते हुए गैर मर्द से मरासम बढ़ाए। शायद ये मेरी इसी गुनाह की सज़ा है। वो खुद को खतावार ठहराते हुए सिसकी। अगर मैं इन मीर सजावट से रिश्ता नहीं बनाती तो शायद कभी इनकी नज़र में नहीं आती। शायद वो दुश्मनी निभाने के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं करते। मैंने खुद ही इनको ये मौका फ़राहम किया। अगर मैं इनके साथ इतने गहरे ताल्लुकात नहीं बनाती तो कम से कम वो लड़की मैं नहीं होती जिसको उन्होंने अपने इंतकाम के लिए इतनी आसानी से इस्तेमाल किया। वो दिल ही दिल में अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रही थी। फिर पलंग से उठकर वो बाहर चली आई। वज़ू बनाकर वापस आई, चाय नमाज़ बिछाकर नमाज़ अदा की। या अल्लाह मुझे माफ़ फ़रमा दे, मैं आपकी गुनाहगार बंदी हूँ। मैंने आपकी बनाई हुदूद को लाँघ कर ख़िलाफ़ वर्ज़ी की है, इसलिए आप मुझसे नाराज़ हो गए और मुझे ये सज़ा मिली है। अल्लाह चाहे मैं सर उठाने के काबिल भी नहीं रही हूँ, मुझे मज़ीद रुसवा होने से बचा ले। मीर सद्दीन से शादी के बाद मुझे मीर साई का सामना करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अल्लाह चाहे मुझ पर रहम फ़रमा दे। मैं मीर सद्दीन से शादी करके पल-पल नहीं मरना चाहती। मैं किसी गैर के 100 जूते खाकर तो ज़िंदगी गुज़ार लूँगी, मगर मीर सद्दीन की दी हुई इज़्ज़त के साथ एक पल भी इस हवेली में जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं मीर सजावल का सामना नहीं कर सकती। अल्लाह चाहे मेरे लिए बेहतर फ़ैसला कर दे। दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू ज़ोर-ज़ार बहने लगे। वो गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रही थी। दुआ से फ़ारिग होकर वो जाए-नमाज़ समेट कर ठंडे फ़र्श पर बैठ गई थी। नींद इसकी आँखों से कुसूर दूर थी। इसे अब तक मीर सजावल के किए गए सितम पर बेयकीनी थी। इसे ये सब एक भयानक ख़ौफ़ लग रहा था। डिम्पल गर्जी शाह अरूज, तुम बेटा पैदा करो या बेटी, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं। वो तुम्हारे जैसा हो या फिर मेरे जैसा, इस बात से मुझे कोई गर्ज नहीं, मगर इसके गाल पर डिम्पल ज़रूर होना चाहिए। शाह ने इसके डिम्पल को छूते हुए इतनी संजीदगी से कहा कि उरूज जो हमतन गोश्ती बेसाख्ता हंस पड़ी। अच्छा, और बिलफर्ज डिम्पल ना हुआ तो आप क्या करेंगे? उरूज ने इसकी जानिब करवट लेते हुए सवाल किया। होगा, ज़रूर होगा। तुम्हें पता है मैंने ज़िंदगी में कभी कोई दुआ नहीं मांगी, कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि यूँ कह लो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मगर पहली बार सिर्फ इस डिम्पल के लिए रब के हुज़ूर हाथ जोड़े। मुझे पूरा यकीन है डिम्पल ज़रूर होगा। शाह यकीन से कहते हुए उरुश की डिम्पल पर लप रख दिए। जब आप इतने पुरुउम्मीद हैं तो फिर ज़रूर होगा। वो झपकर मदम से बोली, हूँ। तुमने मेडिसिन ली? शाह ने हंकार भरते हुए इस्तफ़ार सा किया। जी, डिनर के बाद ही ले ली थी। गुड, मेडिसिन टाइम पे लिया कर, उस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाह ने इसे तंबिया किया। वो उरुश के बालों पे उंगलियाँ चला रहा था। वो नींद में जाने लगी तो शाह ने धीरे से इसका हाथ अपने सीने से उठने की कोशिश की। तभी उरुश ने चौंक कर इसके सीने पे दोबारा हाथ रख दिया। शाह, आप कहाँ जा रहे हैं? इसने खुमार आलूद आवाज़ में पूछा। मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास। उरुश का सर थपथपाता गंभीर लहजे में बोला। उरुश ने दोबारा अपना सर इसके कंधे पर रख आंखें मूंद ली। शाह, अब तो आप मुझसे नफरत नहीं करते ना? इसने झिझकते हुए पूछा। उरुश के इस गैर मुतवक्किल सवाल पे शाह जुस्स हो गया था। चंद लम्हे की तवक्कुफ़ से बोला, वो नफ़रत नहीं थी। हाँ, तुम इसे मेरा गुस्सा कह सकती थी। अगर मुझे नफ़रत हो जाती तो मैं कभी तुमसे शादी न करता। वो साफ गोई से बोला। फिर तो आपने मुझे इतना तंग क्यों किया? उरुश का अंदाज़ मासूमियत भरा था। शाह ने बेसाख्ता कहकमा लगाया। तंग इसलिए किया था कि तंग करना मेरी फ़ितरत में शामिल है। तुमने भी तो मुझे बहुत तंग किया। जब मुझे तुमसे मोहब्बत का एहसास हुआ तब मैं कितनी रातें सो न सका। तुम ये समझ लो ये इसी का बदला था। वो इसे छेड़ा था। नहीं, मैं बताऊँ आपने मुझे इतना तंग क्यों किया? और ज़रा-सा सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ, बताओ, शाह ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि आप एक मग़रूर शाह हैं, वोटों को साइड पे ले जाकर मुँह बनाते हुए बोली। शाह ने इसके अंदाज़ को दिलचस्पी से देखा, फिर दिल खोलकर हँसा। कुछ देर हल्की-फुल्की बातें करते हुए शाह ने इसे बातों ही बातों में सुला दिया। उरूज के मुकम्मल नींद में चले जाने की तसल्ली करने के बाद इसने उरूज का सर आहिस्तगी से तकिए पर रखा। साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट, लाइटर और मोबाइल उठाया। फिर दबे पाँव बेडरूम से निकल आया। वो उरूज को सुलाकर डेयरी पर आ गया था। जरताज के साथ होने वाली ज़्यादती पर मुश्तल होने की बजाय वो नादिम हो रहा था। यही नदामत इसे उरूज के पहलू में होने के बावजूद भी मुस्तरफ़ कर रही थी। नवाज़ की बेटी को खुद अगवा करके अमीरों को इसकी इज़्ज़त उछालने के लिए जो ड्रामा इसने किया था वो इसी के गले में पड़ गया था। वो खुद को ज़रताज का मजरूम तसव्वुर कर रहा था। घूँट-घूँट विस्की हलक से उतारते इसने तल्ख़ी से सोचा, अपने लिए बेटी की ख्वाहिश करने वाले मुअज़्ज़म शाह, तुमने अपनी अना की तकसीन के लिए दूसरों की बेटियों को उजाड़ दिया। तुम अपनी बेटी की हिफाज़त कैसे करोगे जबकि तुमने अपने हाथों से अपने गाँव की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद की? क्या इनकी आह नहीं लगेगी तुम्हें? न तुम मीर सजावल को फंसाने के चक्कर में नवाज़ की बेटी और रानिया को किडनैप करवा
باتیں نہ میر سجاول بدلے میں زرتاج کی عزت سے کھیلتا۔ زرتاج پر ہونے والے ظلم کے اصل ذمہ دار تم ہو، میر سجاول نہیں۔ تم بدلے کی آگ میں اتنا گر گئے کہ معصوم لڑکیوں کی عزت سے کھیل گئے۔ آج زرتاج تھی، کل اس کی جگہ عروش یا تمہاری اپنی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس سوچ پر وہ تڑپ گیا۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شاہ سائیں جلدی ہی چلیے، میر سجاول نے اپنے مورچوں سے فائرنگ شروع کر دی ہے۔ اچانک فائرنگ سے ہمارے 2 آدمی مارے گئے ہیں۔ خادم حسین بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا۔ شاہ کو مطلع کر کے وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ شاہ نے سر اٹھا کر شاہ خاموش نظر سے دیکھا۔ خادم حسین کو اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ سائیں آپ اتنے کمزور کیسے پڑ سکتے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میر سجاول جیت نہیں سکتا۔ فائرنگ میں پہل اس نے کر دی، مگر ہمیشہ کی طرح آپ ہی سے خاموش کروائیں گے۔ یہ آپ کے اور ہمارے گاؤں کی عزت کا سوال ہے۔ خادم حسین نے جوش سے کہتے ہوئے شاہ کی پسندیدہ گن اس کی طرف بڑھائی۔ شاہ چند لمحے سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور گن تھام لی۔ اس کی نظروں کے سامنے عروج کا بھرا بھرا وجود لہرایا، مگر دوسرے پل اس کی آنکھوں میں مخصوص شفاف چمک ابھری تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا، ڈیرے سے نکل کر اس کا رخ اپنے مورچے کی جانب تھا، جہاں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ معظم شاہ نے مورچہ سنبھال تو لیا تھا، مگر اس کے اندر میر سجاول کو شکست دینے والا جوش و جذبہ تھا، جس کی ذات کا مخصوص حصہ تھا۔ پل بھر میں دشمن کو زیر کرنے والا معظم شاہ کہیں کھو گیا تھا۔ اس وقت اس کا دھیان بیڈ روم میں بے خبر سوئی ہوئی عروج کی طرف تھا۔ میر سجاول کے مورچے سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ شاہپور سے بھی بھرپور جوابی کارروائی جاری تھی۔ پورا گاؤں گولیوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ برسوں پرانی خونی رات اپنے اندر تمام تر منحوسیت لیے پھر اس گاؤں میں نمودار ہو گئی تھی۔ گاؤں کے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ جن کے بھائی بیٹے شوہر اس خونی کھیل میں ملوث تھے، وہ رو رو کے ان کی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے۔ زرتاج نے گولیوں کی آواز سن کر سمٹی ہوئی جائے نماز پھر سے بچھائے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ ابھی بھی وہ اپنے میر صاحب کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ وہ دل ہی میں اس کے لیے شدید نفرت سہی، مگر زرتاج کو اس کی زندگی اب بھی عزیز تھی۔ فائرنگ کی زوردار آوازوں پر عروج بدحواس سی ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ سنبھل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں پہنچی تو تقریباً پورا خاندان ہی وہاں موجود تھا۔ عروج کے اس طرح چلے آنے پر رخسانہ بیگم اسے تھامنے کے لیے آنکھیں صاف کرتی اس کی جانب بڑھی۔ خالہ جانی، سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور شاہ کہاں ہے؟ وہ تو کمرے میں ہی موجود ہے، مگر اب نہیں، وہاں نہیں ہے۔ عروج نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بے درپے سوالوں کی پچھاڑ کر دی۔ عروج، تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم خود کو ان معاملات میں الجھا کر پریشان ہو۔ انشاءاللہ شاہ واپس آ جائے گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ، وہ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ اماں، مجھے کچھ تو بتائیے، سب کیا ہو رہا ہے؟ گولیوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا شاہ وہاں پر موجود ہیں؟ بالآخر سمینہ بیگم نے اسے نواز کی بیٹی کے اغوا سے لے کر زرتاج کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی ساری تفصیل کہہ سنائی۔ اماں، یہ سب کب بند ہوگا؟ شاہ کو تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ عروج اپنا سر تھامے صوفے پہ ٹھا گئی۔ بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب اللہ سائیں سے دعا کرے، وہ اسباب بنانے والا ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں، اس بار پہلے کی طرح تباہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس سو کال دشمنی میں پہلے ہی بہت سی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، مزید کسی بے گناہ کو اس ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گا، مخدوم شاہ نے پرعزم لہجے میں کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ رک جاؤ مخدوم شاہ، کم سے کم تم تو باہر مت جاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شاہ تو اپنی منمانی کر ہی رہا ہے، مگر اب تم تو میری بات مانو۔ رخسانہ بیگم اس کی منت کر رہی تھی۔ اماں، آپ میری طرف سے مایوس مت ہو، میں اس محاذ میں حصہ لینے نہیں جا رہا ہوں، بس ان لوگوں کو تباہی کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں کوئی خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا، نہ اس طرف اور نہ اس طرف، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ عروج بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کسی انجانے خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے اس کے سرد پڑتے چہرے پر نظر ڈالی تو اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں اور اسے خود سے گلے لگا لیا۔ عروج، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مخدوم کوشش کر رہا ہے نا، انشاءاللہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ضرور ہوگا۔ سمینہ بیگم نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ اماں، شاہ نے جانے سے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم پھر سے بے آسرا ہو جائیں گے۔ وہ ماں کے سینے میں سر چھپائے بولی، بیٹا مایوس مت ہو، اللہ سے اچھے کی امید رکھو تو سب ہی اچھا ہوگا۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ دعا کرو، دعا میں بہت طاقت ہے، اور اس مشکل وقت میں شاہ کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ سمینہ بیگم غیر مرئی نکتے پر نظر جمائے دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں 20 سال پہلے کا منظر اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ روشن ہو گیا تھا۔
गोलियों की आवाज़ पे दरताज आंखें बंद किए सीने पे हाथ रख कर बैठी थी, आंखों से पानी रवानी से बह रहा था। वो जानती थी आज मीर सजावर अपनी बच्ची कुची वहशत भी मिठा कर रहेगा, मगर इस खतरनाक तजादों में खुद इसकी जान भी जा सकती है। ये खौफ इसके जिस्म से खून नचोड़े ले रहा था, इसकी रील की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी, इसके भरे भरे गुलाबी लब वर्त में मुसलसल हिल रहे थे। दिल था कि मीर सजावर जैसे इज्जत के लुटेरे की सलामती के लिए मचले जा रहा था। अल्लाह साईं, मैंने अपने गुनाहगार की सारी सी ख़ताएँ माफ़ कर दी, आप भी इसे माफ़ फरमा दें। मेरी साईं की मोहब्बत मेरी रगों में सरायत कर चुकी है, इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगी। मैं पहले से ही आपकी गुनाहगार बंदी हूँ, मेरी दुनिया मिट्टी में मिल चुकी है। खुदकुशी जैसे हराम फ़ैसले गुज़रने के बाद मेरी आख़िरत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अल्लाह साईं, मुझे अपने सबसे नापसंदीदा अमल को अपनाने से बचा लें। आपने मेरी किस्मत में मीर साईं की जुदाई लिख दी है, मगर मुझे अपनी रहमत के साए से महरूम मत करें। मैं इनके बगैर जी तो सकती हूँ, मगर इनकी मौत के साथ मेरी मौत भी यकीनी है। हम दोनों गुनहगारों पर रहम फरमा दे, मेरे मीर साईं को बचा लें, इनके दिल में रहम डाल दें, इस खून खराबे को रोक दें। वो दोनों हाथ में आपस में जोड़े दिल ही दिल में रब से मुखातिब थी। मीर साईं, कुछ तो करे, मेरे बेटे को बचा लें, वो जज़्बात में अंधा हो गया है, वो ये सब किसी और के लिए नहीं, इस लड़की ज़रताश के लिए कर रहा है, आप इसको वापस ले आएँ। ज़रताश की खातिर वो अपनी जान कुर्बान करने चला है, आज वो मुअज़्ज़म शाह को नहीं छोड़ेगा और बदले में मुअज़्ज़म शाह इसके साथ वही करेगा जो असद शाह ने मीर परवेज़ और भाई तैमूर के साथ किया था। आपको अल्लाह का वास्ता कुछ तो कीजिए, इससे पहले कि मीर साहिब पे कोई आफ़त आए, इसे रोक लें। क्या आप यूँ ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? वो मीर जाफ़र के सामने ज़ोरों कतार रो रही थी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं खुद वहाँ चली जाऊँगी। फ़ायज़ा बेगम लाकर चिल्ला उठी। इनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। इनका बेटा मौत के मुँह में जा रहा था और सब खामोश तमाशाई बने बैठे थे। ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बंद करो अपनी बकवास। एक तो यहाँ एक मुसीबत खड़ी, ऊपर से तुमने बोल बोल कर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? इसे कोई भी कदम उठाने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए, इतना खुद ही बात बेबात में खड़े खड़े कर देता है। मीर जाफ़र ने झंझलाते हुए फ़ायज़ा बेगम की तबीयत साफ़ की। दर-हक़ीक़त वो खुद भी बेहद खौफ़ज़दा थे। मीर जाफ़र, ये तुम्हारी दी हुई ढील और बेजा आज़ादी का नतीजा है। तुमने खुद ही तो इसे इतना खुदमुख्तार और ज़िद्दी बनाया कि अब वो तुम्हें भी इस काबिल नहीं समझता कि तुमसे सलाह-मशवरा करना ज़रूरी समझे। मीर गंज़फ़र इन दोनों के बीच में बोल पड़े। औलाद को इतना भी सर पर नहीं चढ़ना चाहिए कि वो आप ही को ले डूबे। अगर खुदा न ख़ास्ता आज कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार तुम दोनों ही होगे। मीर गंज़फ़र बिना लगी पटी इन्हें आईना दिखा रहे थे। मीर जाफ़र सर झुकाए बैठे थे। फ़ायज़ा बेगम भी आज बेटे के खिलाफ़ बोले जाने पर हमेशा की तरह तिलमिलाई नहीं थी, ना ही पलट कर कोई जवाब दिया था। वो खामोश सी होकर रह गई थी। मीर सद्दीन पास पड़े सोफ़े पे बैठा, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए हुए थे। मामा इसकी सेल फ़ोन पर कॉल आई, स्क्रीन पर नज़र दौड़ाते हुए उठकर लिविंग रूम से बाहर निकल गया। मखदूम शाह, तुम कहाँ हो? मीर सद्दीन ने कॉल रिसीव करते हुए सवाल किया। मैं हवेली में ही मौजूद हूँ। मखदूम शाह की आवाज़ उभरी। हमें मोर्चों की तरफ जाना चाहिए, इन दोनों को समझा बुझाकर इस जुल्म को रोकना चाहिए। मीर सद्दीन फ़िक्रमंदी से गोया था। तुम्हें क्या लगता है हमारे समझाने से वो रुक जाएंगे? वो दोनों समझने समझाने के दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वाहिद हल यही रह जाता है कि हम पुलिस की मदद लें और इन्हें मज़ीद खून खराबे से रोकें। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मखदूम शाह ने मुदबराना कहा। खुद से तो पुलिस से कोई एक्शन लेना नहीं है, कोई भी इन दोनों के मामले में हाथ डालने गाँव में कदम रखने की कोशिश नहीं करेगा। मीर सद्दीन सोचते हुए बोला, इसके लिए मैं अपने चंद ख़ास दोस्तों से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ जो पुलिस के आला ओहदों पर फाइज हैं। इनको साथ शामिल करके इस संगीन मसले से आसानी निपटा जा सकता है। मखदूम शाह ने इसे लाए अमल से आगाह किया। ये तरीका ज़बरदस्त रहेगा, तुम इनसे रब्ता करो, फिर हम सब साथ ही वहाँ पहुँचेंगे। जाफ़र अंकल वहाँ पहुँचने के लिए बेसब्र हो रहे हैं, तब तक मैं इनको किसी भी तरह रोकता हूँ। मीर सद्दीन इसके तरीक़ेकार से मुकम्मल मुत्तफ़िक़ था। ओके, मखदूम शाह कॉल डिस्कनेक्ट करते ही पुलिस ऑफ़िसर रान इनसे रब्ता करने में मसरूफ़ हो गया था। इसने कई जगह पर तफ़सीलन गुफ्तगू करने के बाद मुतमईन सा होकर एक गहरी नज़र फ़िज़ा पे ख़ारिज की। मिस सजावर और उसके कारिंदे बगैर ताअत्तुल के अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। चूँकि इसने पूरी प्लानिंग से अटैक किया था, इसलिए वो किसी भी किस्म की बदहवासी का शिकार नहीं था। जबकि मुअज़्ज़म शाह, जो पहले ही नादम और शक़्क़त-ख़ोर्दा था, इस अचानक हमले के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। यही वजह थी, कभी इसका निशाना चूक रहा था तो कभी इसकी ज़हनी रूह भटक जाती और वो कोई न कोई गलती कर बैठता। नशे की ज़्यादती भी इसे कमज़ोर कर रही थी। इसका दिल और दिमाग उरूश और अपने होने वाले बच्चे में उलझा हुआ था। इस वक्त इसे मीर सजावर को मात देने से ज़्यादा इन दोनों की फ़िक्र सता रही थी, मगर फिर भी अपनी जान वो भरपूर मुकाबला कर रहा था।
دونوں طرف سے زبردست مقابلہ جاری تھا۔ اب تو کافی حد تک خطرناک شدت اختیار کر گیا تھا۔ میر سجاول کے پاس بندے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ معظم شاہ پر بھاری پڑ رہے تھے۔ معظم شاہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا تھا، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس سے زیادہ گولیاں لگ چکی تھی اور اترے سے خون بہنے کی وجہ سے اب نقاہت تیاری ہونے لگی تھی، جبکہ میر سجاول نے اپنے بچاؤ کا زبردست بندوبست کیا تھا۔ اس کے باوجود ایک یا دو گولیاں سے چھو کر گزر گئی تھی، مگر ایک گولی اس کے بازو میں بھی لگی تھی۔ میر سجاول کی گن سے نکلنے والی گولی شاہ سر سے گزری اور وہ وہیں بے جان ہو کر گر پڑا۔ اس کے کارندے بھی ہاتھ روک کر اس کی طرف بھاگے تھے۔ سامنے یکدم خاموشی چھا جانے پر میر سجاول نے بھی ذرا دم لیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا سفید شفاف چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ہاتھ سے اپنا بایاں بازو پکڑا اور زخم کا جائزہ لیا۔ تبھی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس سائرن پر میر بری طرح چونک پڑا۔ پولیس نے اسپیکر میں دونوں گروپس کو ہتھیار ڈالنے اور گرفتاری دینے کی وارننگ دی۔ ساجد پولیس یہاں کس کی اجازت سے پہنچی ہے؟ وہ بلند آواز میں دہاڑا۔ میر صاحب مجھے کوئی خبر نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، منمنایا۔ یقیناً معظم شاہ نے گھبرا کر پولیس کی مدد لیا۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ اس کی طرف سناٹا بھی چھا گیا۔ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، اس کے پاس بندے بھی کم تھے، اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ بکواس مت کرو، ایسا ہرگز نہیں کرے گا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میر نے اسے جھڑکا۔ میر سجاول معظم شاہ اپنے آدمیوں سمیت باہر آ جائیں ورنہ مجھے مجبوراً کارروائی کرنی پڑے گی۔ آپ دونوں جو کر رہے ہیں وہ سراسر غیر قانونی ہے۔ پولیس افسر نے ان دونوں کے ساتھ ایک ساتھ مخاطب کیا۔ میر سجاول نے چند لمحے سوچا، پھر گن ہاتھ میں تھامے مورچے سے نیچے اتر آیا۔ وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ آپ نے کس کی اجازت سے میرے علاقے میں قدم رکھا؟ اس نے بے خوفی سے آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، بہرحال ہمیں کمپلین کی گئی ہے، اس لیے ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے۔ پولیس آفیسر نے اس کی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ میر سب الدین اور مخدوم شاہ کی مشترکہ کوششوں سے پولیس نے کارروائی کرنے کی ہمت کی، ورنہ وہ اس معاملے میں پڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میر سجاول تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہ یہ کیا ہو گیا؟ کتنا خون بہہ رہا ہے؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بکھیڑا کھڑا کرنے سے پہلے تمہیں کم سے کم ایک بار مجھ سے مشورہ تو کر لیتے۔ وہ کھلے گیر آواز میں بولے۔ میر جعفر بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ گاڑی میں سے ہی انہوں نے میر کا زخمی بازو دیکھ لیا تھا۔ قریب پہنچتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو پڑے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں میں، یہ معمولی سا زخم ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں، اسے زخم کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ پولیس آفیسر اب جگہ کا جائزہ لے رہا تھا، تبھی کچھ سپاہی اور معظم شاہ کے آدمی اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ شاہ آنکھیں کھولے۔ مخدوم شاہ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ تم دیکھو اس جگاؤ صفدر علی شاہ سے جھنجھوڑ رہے تھے۔ مخدوم شاہ اور وہ ایک ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ تم تو ڈاکٹر ہو، تم اس کا چیک اپ کیوں نہیں کرتے؟ چیک کرو، مجھے بتاؤ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ صفدر شاہ پر دیوانگی طاری ہو رہی تھی۔ مخدوم شاہ نظریں چرا گیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس دشمنی کو یہیں ختم کر دو، بس مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ مخدوم شاہ اس سے بولو آنکھیں کھولے، بس ایک بار مجھ سے بات کرے۔ وہ بھی بچی سے ہاتھ جوڑ کر بولے۔ مخدوم شاہ کی آنکھوں سے قطرے گرنے لگے۔ اس نے لب بھیج کر صفدر شاہ کو گلے سے لگا لیا۔ بابا صاحب مجھے زرتاج سے شادی کرنی ہے، آپ لوگ آج ہی میرا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں گے، کیونکہ مجھے اسی ہفتے اس سے شادی کرنی ہے، میر سجاول نے سنجیدگی سے کہا۔ معظم شاہ سے مقابلہ کرتے ہوئے موت کو ایک بار پھر اپنے بے حد قریب دیکھنے پر دل نے بڑی شدت سے زرتاج کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزارنے کی خواہش کی تھی، جب اسے اپنی زندگی کا خیال بھی نہیں تھا۔ مگر زرتاج کا چہرہ جو سخت ترین حالات میں بھی دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، میر نے اسی پر زندہ بچ جانے کی صورت میں زرتاج کو دل و جان سے اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ میر جعفر اور فائزہ بیگم کے سامنے زرتاج کو بے آبرو کرنے کا اعتراف کر چکا تھا۔ میر ہاسپٹل کے بیڈ پر دراز تھا۔ میر جعفر اور فائزہ بیگم اس کی پٹی سے لگے بیٹھے تھے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم کہو گے تو آج ہی چلے جاتے، ورنہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ جب تم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے تو جشن کے بعد پوری تیاری سے جاتے۔ میر جعفر سوچتے ہوئے بولے۔ فائزہ بیگم شدید اختلاف کے باوجود بھی خاموش تھی، کیونکہ ان چند مہینوں میں دوسری بار ان کا لاڈلا موت کے منہ سے بچ کر لوٹا تھا۔ وہ خواہش کے باوجود بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے میر جعفر کا منہ تکنے لگیں۔ آپ پوری تیاری شادی پر کیجیے گا، فی الحال آپ بغیر تیاری کے اس کا ہاتھ مانگنے جائیں، ان کی طرف سے انکار کی تو کوئی گنجائش بنتی نہیں۔ آپ ان لوگوں کو جلد سے جلد کی کوئی تاریخ دے دیجیے گا، میں اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں چاہتا۔ وہ بے حد آف موڈ میں گیا تھا۔ اماں آپ بھی کل سے شادی کی تیاری شروع کر دیں، اس کے کپڑوں سے لے کر جوڑلی تک ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ نکاح ولیمے کا ڈریس اور جوڑلی میں خود خریدوں گا، باقی سب کچھ آپ دیکھ لیں گی، مگر خیال رکھیے گا ہر چیز کی شان ہونی چاہیے۔ وہ تصور
तसव्वुर में जरताज के दिल का शराबे पर नज़र जमाते हुए बोल रहा था। शान शान वो 2 टके की छोकरी कहाँ मेरे मत्थे लग गई। मीर की मोहब्बत न जाने क्यों इतना सब कुछ होने के बाद वो दोबारा जाग गई। इस मनहूस से अच्छी भली जान छूट गई थी। फिर इसके दिमाग पर सवार हो गई। उन्होंने तल्खी से सोचा। इनकी तल्ख सोच पर मुँह के जाविये भी बिगड़ रहे थे। अम्मा, जरताज को मैं अपनी बीवी बनाने जा रहा हूँ। बेहतर होगा आप भी पूरे दिल से अपनी बहू तस्लीम कर लें। मैं पहले भी इसके साथ बहुत ज़्यादती कर चुका हूँ। आप किसी और को इसे तकलीफ पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। अमीर ने इसकी सोच पर मरने पर एक लम्हा लगाया था। वो 2 टोक लहजे में बोला, मीर साहब, मैंने कब कुछ कहा है? मेरे लिए तो वो इतनी अजीज है जितना कि तुम। मैं भला इसके साथ ज़्यादती क्यों करूँगी? देखना, तुम इसे रानी बना कर रखूँगी। वो मीर के बिगड़ते तेवर भाव के लहजे में दुनिया भर का प्यार समझकारी से बोली। मीर साहब, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी माँ ज़बान की बुरी मगर दिल की बहुत अच्छी है। दरताज को उतना ही प्यार और मान मिलेगा जितना कि तुम्हारी दुल्हन वाली किसी भी लड़की को मिलता। वैसे भी इसकी हैसियत तो और भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो मेरे बेटे की पसंद है। मीर जाफ़र ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब अम्मा के तेवर देख रहे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये मेरी और दरताज की शादी पर खुश हैं। उनके चेहरे पर नागवारी महसूस कर चुका था। खुश हो या ना हो, तुम तो खुश हो ना, बस बाकी सबको इनके हाल पर छोड़ दो। वक्त के साथ फ़ायज़ा को भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। दरताज की ज़िंदगी संवार कर तुम इस पर कोई एहसान नहीं करोगे, बल्कि ये इसका हक़ है। तुम्हारी वजह से ज़माने भर में जो इसकी ज़िल्लत और रुसवाई हुई, अब तुम्हारी वजह से वो दोबारा सर उठाकर जी सकेगी। फ़ायज़ा, तुम्हें भी अपने बेटे पे फ़ख्र होना चाहिए कि इसने नफ़रत और जज़्बात में जो गलत कदम उठाया था, अब वही कदम दुरुस्त समेत पे बढ़ रहे हैं। अगर तुम जरताज के दुःख की गहराई को दिल से महसूस करोगी तो तुम्हें इसे बहू तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तुम भी मेरी तरह इन दोनों के रिश्ते को दिल से कबूल कर लोगी। मीर जाफ़र इन्हें समझाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। फ़ाइज़ा बेगम ने अपने झुका हुआ सर उठाकर शौहर को शिकायती नज़रों से देखा। उरुश, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। इस हालत में मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए थी, मगर मैं यहाँ बिस्तर पे पड़ा तुमसे खिदमतें करवा रहा हूँ। शाह इसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ गंभीर आवाज़ में बोल रहा था। उरुश बेड पर इसके पास ही बैठी हुई थी। डॉक्टर्स कुछ भी बोले मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं अब दोबारा कभी चल सकूँगा। शायद यही मेरी बदतरीन गुनाहों की सज़ा है। वो अफसरदगी से गोया था। मिस सजावल की गन से निकलने वाली आखिरी गोली शाह के सर पे लगने की वजह से सर के ऊपर से गुजर गई थी। जिस्म में बोसंद होने वाली गोलियां तो डॉक्टर्स ने निकाली थी, मगर एक गोली शाह के जिस्म को चूरती बाहर निकल गई थी, जिसने शाह के आधे जिस्म को पैरालाइज कर दिया था। वो इस तरह पैरालाइज हुआ था कि डॉक्टर को भी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा चल सकेगा। मखदूम शाह ने इसका हाथ थाम कर पुरअतमाद लहजे में इससे बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने की उम्मीद दिलाई थी, मगर इसके पुरअतमाद लहजे में छुपी नाउम्मीदी मुअज़्ज़म शाह जैसे ज़ैरक इंसान से छुपी ना रह सकी थी। भला के दिलेर और निडर शाह का दिल सुकड़ का पूरी कुव्वत से धड़का था। शादी के अव्वलीन दिनों में हर शौहर अपनी नई नवीं दुल्हन के नाज उठाते नहीं थकता। ज़िंदगी के इन सब से खुशगवार दिनों को हमेशा के लिए यादगार बनाने की कोशिश करता है, मगर मैंने इन दिनों में तुम्हें अज़ियतों के सिवा और कुछ नहीं दिया। तुम्हारी ज़िंदगी इन हसीन दिनों को तल्ख़ याद बनने पर मजबूर कर दिया। माज़ूर होने के बाद तुम पर मुस्तकिल बोझ बनकर अज़ियत भरी ज़िंदगी देने जा रहा हूँ। वो शिकस्ता लहजे में कह रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी खिदमत तो मुझ पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक ने आपकी जान बख्श दी, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वो शाह की बेबसी पे तड़प उठी। वो नरमी से शाह के सीने को सहलाते हुए पूर्ण आवाज़ में कह रही थी। आंसू की लड़ी इसकी गुलाबी रुखसारों पर बहने लगी। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगी हो? शाह की उदास आंखें एकदम चमक उठी। उरुश के लिए लबों से इज़हार करना तो मुहाल था, इसलिए फ़कत असबात में सर हिला दिया। शाह के लबों पे धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। अगर मैं मर जाता तो तुम क्या करती? शाह की बात पूरी होने से पहले ही उरुश ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। अगर आप ऐसी दिल दुखाने वाली बातें करेंगे तो मैं चली जाऊंगी और अम्मा को यहाँ भेज दूंगी। आप बुलाएंगे भी तो वापस नहीं आऊंगी। उरुश ने तखफ़ी से इसे तंबिया किया। नहीं करता, मगर मुझसे दूर जाने की बात मत करो। मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम हर पल मेरी नज़रों के सामने रहो। शाह ने लबों पर रखी इसकी हथेली चूमकर कहा। मुझे तुम्हारी हालत का एहसास है, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। तुमसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी चाह ने मुझे खुदगर्ज़ बना दिया है। वो निहायत जज़्बाती हो रहा था। शाह, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। प्लीज़ आप मेरे लिए खुद को परेशान मत करें। बहुत दुआएँ की थी तब आपकी ज़िंदगी की नवीद मिली है। मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती। इसने अपने दोनों हाथ शाह के सीने पर रख दिए। शाह बेसाख्ता मुस्कुराया। इसने हाथ बढ़ाकर उसका सर अपने सीने पर रख दिया और इसे अपने बाजुओं में समेट लिया। उरुश, तुम अगर पहली वाली उरुश होती तो आज
تو آرام سے میرے ساتھ اس بیڈ پہ ایڈجسٹ کر لیتی، مگر اب تو یہ ناممکن ہے۔ عروج شاہ نے عروج کے صحت مند سراپے پر بھرپور نگاہ ڈال کر شرارت سے کہا۔ عروج بلش کرنے لگی۔ چلو خیر ہے، میں تمہاری جگہ بنانے کی کوشش کروں گا، پھر ہم سب ایک ساتھ اس بیڈ پر سوئیں گے۔ اس کا اشارہ عروج کے اندر موجود وجود پر تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں وہاں صوفے پر سو جاؤں گی۔ آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ آپ یہ فضول حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچیں۔ عروج رخ موڑے دھیمے سے بولی، جو کہ پلکیں لرزا رہی تھی۔ کیوں یار، تم نہیں چاہتی ہم تینوں ساتھ سو سکیں؟ ویسے بھی یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ یہ جناب دنیا میں آ گئے تو میں ہرگز بھی اسے ہم دونوں کے بیچ نہیں آنے دوں گا۔ شاہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ اگر آپ کو ابھی سے اس سے بیر ہو گیا، ابھی تو وہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ عروج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے ہر اس چیز سے بیر ہے، وہ ہمیشہ رہے گا جو میرے اور تمہارے بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ میری اپنی اولاد کیوں نہ ہو، شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بار عروج کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ یہ ابھی سے شاہ کی دیوانگی تک اونیت پہنچانے لگی تھی۔ پورے سن پورا پہ اتری شام اپنے آپ پر سمیٹ رہی تھی اور رات کی تاریکی دھیرے دھیرے 400 پھیل رہی تھی۔ زمینوں پہ دن بھر مشقت کرنے والے تھکیارے گاؤں کے حاری اپنی ضرورتوں کا سامان خریدتے ہوئے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ درتاش کا باپ بھی کچھ دیر پہلے گھر پہنچا تھا اور کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ تبھی میر جعفر کی گاڑی درتاش کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ میر جعفر اور ان کے ساتھ فائزہ بیگم بھی بڑی شان سے چہرے پر کوفر سجائے گاڑی سے باہر نکلی اور درتاش کے گھر پہ لگے ٹوٹے پھوٹے بدرنگ لکڑی کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ گلی سے گزرنے والے اکا دکا راہگروں اور پڑوسیوں نے ششدر ہو کر یہ منظر دیکھا، مگر ہٹے کٹے گارڈز کی موجودگی میں چہمگیاں کرنے کی جرات کسی میں بھی نہ تھی۔ پہلے فائزہ بیگم ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے میر جعفر تھے۔ ملازم بھی مٹھائی، پھلوں اور زیورات کے ٹوکرے لیے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ لمحے میں پورا آنگن ٹوکروں سے بھرنے لگا۔ درتاش کی ماں زرینہ نے اپنے شوہر کے لیے چائے تیار کرتے ہوئے لکڑیاں پھونک رہی تھی۔ ان دونوں پر نظر پڑی تو پھونک مارنا بھول گئیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر یک ٹک انہیں دیکھ گھور رہی تھی۔ ہوش و حواس ٹھکانے پر آئے تو دوپٹہ سر پر جما کر ہاتھ جوڑے اٹھ کر بھاگی۔ درتاش کا باپ بھی جھٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سائیں، کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ وہ بھی ہاتھ جوڑے کھنکھنایا۔ دین محمد، کام ہی کچھ ایسا تھا کہ ہمارا آنا ضروری ہو گیا۔ میر جعفر چرپائی پہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ فائزہ بیگم ان کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی اور تنفتی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سائیں، آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنے بیٹے میر سجاول علی کے لیے تمہاری بیٹی زرتاج کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ وہ فائزہ بیگم کی طرف گردن موڑتے ہوئے بولے، جو چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری لیے بیٹھی تھی۔ سائیں کی خیر ہو، میری تو سات پشتے آپ کی غلام بن کے رہیں گی۔ آپ ہم جیسے کمیوں پر ہماری اوقات سے بڑھ کر احسان کر رہے ہیں۔ دین محمد پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خوشی سے کمپاتی آواز میں بولا، دین محمد، ایسا نہیں کہتے، ہم تم پر احسان نہیں کر رہے، جو ظلم تمہاری بیٹی پر ہوا ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے تم ہمیں معاف کر دو گے۔ میر جعفر ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میر سائیں، کیوں ہمیں گناہ گار کر رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے بڑے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہی ہے جو آپ مجھے غریب کی جھوپڑی میں آئے ہیں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ ساری بات چھوڑو، شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ میر جعفر نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ آنسو پوچھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جی بالکل، اس نے مستقن کہا۔ آج 6 تاریخ ہے، اسی مہینے کی 28 تاریخ کو ہم بارات لے کر آئیں گے۔ شادی کے تمام انتظامات ہم خود دیکھ لیں گے، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے مطلع کر رہے تھے۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کروں گا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں یہاں سے چلے جائیں۔ درتاش دروازے کی اوٹ میں سے قدرے بلند مگر نم آواز میں بولی۔ چپ کر، سائے کے بارے میں بکواس کر، یہ باولی ہو گئی ہے۔ دین محمد اسے جھڑکتا ہوا کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ دین محمد، اسے کچھ مت کہو، وہ ناراض ہے، اس کی ناراضگی جائز بھی ہے۔ میر جعفر نرمی سے بولے۔ فائزہ بیگم نے میر جعفر پر آنکھیں نکالی۔ میر جعفر نے نظروں سے انہیں خاموش رہنے کی تنبیہ کی اور پلنگ سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھے۔ بیٹا، میر سجاول نے جو کیا وہ بالکل غلط تھا، مگر اب وہ تلافی کرنا چاہتا ہے۔ تم سے شادی اس کا ذاتی فیصلہ ہے، وہ کسی دباؤ میں یا مجبوراً تم سے شادی نہیں کر رہا۔ میر جعفر پشت پر ہاتھ باندھے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، زرتاج نے آنسو پیتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا۔ زرتاج بیٹی، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، مگر دانائی اسی میں کہ تم حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرو، اس رشتے کو قبول کر لو۔ میر سائیں سے شادی کر کے روز مرنے سے بہتر ہے میں ایک بار ہی خودکشی کر کے مر جاؤں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ سائیں، یہ پاگل ہو گئی، آپ اس کی فکر مت کریں، میں اسے سمجھا لوں گا۔ 2 ہاتھ کھائے گی تو سیدھی ہو جائے گی۔ دین محمد بیٹی کی زبان درازی پہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ بڑے میر یا بڑی بیگم مستقل ہو کر واپس نہ لوٹ جائے۔ بیٹیوں پہ ہاتھ نہ اٹھاتے، تم اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو، نہ سمجھے اور غصے میں بھی ہے، تم اس پہ سختی مت کرنا، گھبراؤ مت، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ میر جعفر تحمل سے کہتے ہوئے فائزہ بیگم کو لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی زرینہ اور دین محمد زرتاج کا دماغ ٹھکانے لگانے کمرے میں داخل ہوئے۔
मीर सजावट ने नेवी ब्लू शलवार सूट में मलबूस तरोताज़ा महकता हुआ उनकी वापसी का इंतजार में लॉन में ठहर रहा था। घनी मुझे मस्जिद घनी हो रही थी। शेव पहले बनस्बत कदरें बढ़ी हुई थी, जो इसने खसूसी तौर पर शादी के लिए बढ़ाई थी, क्योंकि ज़रताज को इसकी शेव का घनापन बेहद पसंद था। मीर जाफर की गाड़ी ड्राइवर से गुजरकर पोर्च में आकर तो वो बेसब्री से लंबे लंबे ढंग बढ़ता उन तक पहुंचा। अंदर चलकर बात करते हैं। मीर जाफर ने गाड़ी से उतरकर इसके शाने पर हाथ फैलाया, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब बताइए इसके माँ-बाप से क्या बात हुई? रिश्ता तो तय कर दिया ना? वो सोफ़े पे बैठता हुआ बोला। इसने तुमसे शादी के लिए साफ़ इनकार कर दिया। कह रही थी खुदकुशी करना मंज़ूर है मगर तुमसे शादी नहीं करेगी। मीर जाफ़र ने अपने लब खोले थे कि फ़ायज़ा बेगम बोल पड़ी। मीर ने बेयकीनी से मीर जाफ़र की तरफ देखा। तौबा तौबा! ऐसी बदज़बान, ऐसी बेहयाई तो ना कभी देखी और ना सुनी है। इस लड़की ने तो मीर साहिब का भी ख़्याल नहीं किया। पर ज़बान चल रही थी। फ़ायज़ा बेगम कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मीर साहिब तुम ही इसके लिए दीवाने हो जा रहे थे। इसको तो तुमसे शादी का कोई अरमान नहीं है, वरना इस तरह मुँह खोल कर इनकार थोड़ी ना करती। इसे तो सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए था कि इतनी ज़िल्लत और बदनामी के बावजूद भी खुशकिस्मती से इसके दरवाज़े तक आई है, वरना ऐसी लड़कियों को पूछता कौन है। फ़ायज़ा बेगम की तो उतर से चलती ज़बान चलती पर तेल का काम कर रही थी। फ़ायज़ा बहुत हो गया, अब चुप हो जा, वो बच्ची है। इसे अगर इन सब बातों की समझ होती तो ये सब नहीं भूलती, मगर तुम बच्ची नहीं हो जो इतनी नासमझ बन रही हो। वो जिन हालात से गुज़री इतना गुस्सा और ख़फ़ी ज़ाहिर करना तो बनता है। मीर ज़ारुल ख़ामोशी से मुठियाँ भेजे फ़ायज़ा बेगम की घोर अफ़सानी सुन रहा था। इसकी आँखें सुर्ख़ हो गई थी। एक झटके से खड़ा हुआ तेज़-तेज़ कदम उठाता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया। मीर जाफ़र ने मलाती नज़रों से फ़ायज़ा बेगम को घूरा और इत्मीनान से टाँगें फैलाकर बैठ गई। मीर सजावल मुनमुनाता हुआ ड्राइंग रूम से निकला था। साजिद गाड़ी निकालो। उसने स्लिप से कफ़लस निकाल कर मुलाज़िम की तरफ उछाले और स्लीव्स को फ़ोल्ड करते हुए खड़क आवाज़ में हुक्म सादिर किया। वो गाड़ी में बैठते ही फुल स्पीड में हवेली का दाखिली दरवाज़ा पार कर गया था। मीर लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर दनदनाता हुआ ज़रदार के घर पहुँचा। इसने ब्रेक लगाए तो टायर्स के चरचराने की आवाज़ दूर-दूर तक सुनाई दी थी।